नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880509696086089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। आगे बढ़ते हम लोग पार्ट नंबर 12 से पूंजीवादी विरोधाभासों से उत्पन्न हुए आंदोलन। सबसे पहले आएगा ओडिशा में एक आंदोलन अभी हाल में हुआ था 2000 में। वर्ष 2000 में निम्न मूल्यों का मुद्दा वहाँ पर चल रहा था। झारसुगुदा आंचलिक कृषक संगठन, क्षेत्रीय काश्तकार संगठन था, वहाँ पर विरोध हुआ था नवंबर 2000 में झारसुगुदा में। ठीक है, प्रारंभ में काश्तकार अकाल राहत की अपनी मांग पर दबाव बनाने के लिए संगठित हुए थे। ठीक है, क्योंकि 2001 में यहाँ पर अकाल आया था। उसके बाद कर्नाटक में काश्तकार आंदोलन हुआ था 1991 में, जब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ठीक है, ये सब हो रहा था। उसी दौरान ये चर्चा में आया था कर्नाटक का काश्तकार आंदोलन, क्योंकि वहाँ पर किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर भी किसानों को अपने दाल और अन्य कृषि उत्पादों का पारितोषिक मूल्य नहीं मिल रहा था बराबर। ठीक है, उसके बाद भूमि सुधार यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। भूमि सुधार हमारे सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इससे क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें कुछ एक्ट वगैरह हमको फैक्चुअल तौर पर याद रखने हैं। भूमि सुधारों के अर्थ क्या होते हैं और उत्तर प्रदेश में क्या क्या एक्ट लागू हैं, ये अभी हम आगे देखेंगे। पहले भूमि सुधार का अर्थ और उद्देश्य शॉर्ट में समझ लेते हैं, क्योंकि इससे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो भूमि सुधार शब्द का अर्थ भूमि के पट्टों के सुधार से है। पट्टों का सुधार से पहले आपको पट्टा समझना पड़ेगा। पट्टा क्या होता है? ठीक है, पट्टा है कब्जा रखना। पट्टे का मतलब है कब्जा रखना। ठीक है, मतलब कब्जा अपने पास रखना। ये लैटिन भाषा के शब्द टीनियो से आया है। ठीक है, और टीनियो से ही टिनेंट बनता है। ठीक है, तो भूमि पट्टों का उपयोग उस परिस्थिति का वर्णन करने के लिए होता है जिसके अंतर्गत भूमि पर कब्जा रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, भूमि पर मालिकाना हक की बात नहीं हो रही है, भूमि पर कब्जा रखे जाने की बात हो रही है। हम इसे ऐसी व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं जिसके माध्यम से किसान भूमि पर कब्जा व नियंत्रण रखता है और इसके उपयोग और कब्जे के लिए उन स्थितियों का पालन करना जरूरी होता है जो कब्जा लेते समय अनुबंधित की गई हों। भूमि को स्वामित्व से मुक्त कराकर या जब्त करके इस व्यवस्था को संतुलित रखने के लिए भूमि का पुनर्वितरण किया जाता है। भूमि सुधारों को सामाजिक न्याय के उपकरण के रूप में देखा जाता है। सोशल जस्टिस ऐसे इंश्योर होता है क्योंकि अमीर भूस्वामी वर्ग व गरीब भूमिहीनों जिनके पास पट्टों की सुरक्षा नहीं है के बीच तीक्ष्ण वर्ग विभाजन देखा गया है पास्ट में, और शोषणकारी संबंध रहे इन दोनों के बीच। ठीक है, भूमिहीन लोगों के बीच और अमीर भूस्वामियों के बीच जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि हुआ करती थी। ठीक है, वो भूमिहीन लोगों का शोषण करते थे। परिवार के स्वामित्व वाली भूमि के रकबे पर हदबंदी करके कुछ अनुपस्थित या अकृषक मालिकों के हाथों में भूमि के जमावड़े को समाप्त करने का एक कदम है। यानी कि किसी भी हाल में एक हदबंदी हो कि इससे ज़्यादा भूमि कोई अधिग्रहित नहीं कर सकता है अगर वो उस पर खेती नहीं करता तो। ठीक है, एक हदबंदी की जाएगी और जो कह सकते हैं बेनामी भूमि निकलेगी उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सब में जिनके पास भूमि नहीं है। ठीक है, मतलब अनंत स्वामित्व नहीं हो सकता। स्वामित्व की सीमा निर्धारित की गई थी भूमि पर। अगर कोई आकृषक मालिक है, यानी कि अपनी भूमि को स्वयं नहीं जोतता है, अपने निर्देशन में नहीं जो है बोता है, जोतवाता है, तो उसके हाथों में असीमित अधिकार नहीं रहेंगे भूमि पर, असीमित मात्रा में भूमि नहीं रहेगी, असीमित एरिया में भूमि नहीं रहेगी। ये इंश्योर करना हदबंदी का काम होता है। ये भूमि सुधार का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है कि इसमें लैंड कितनी एक व्यक्ति होल्ड कर सकता है, उस लैंड होल्डिंग की सीमा निर्धारित की जाती है। हालांकि अब हम बिल्कुल फैक्चुअल तरीके से देखेंगे कि भूमि सुधारों में आता क्या क्या है। भूमि सुधारों में 5 चीज़ें आती हैं। ये हमसे क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि कौन कौन से आते हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी बॉक्स है ये। तो इस पर लिखा है बिचौलियों पट्टों का उन्मूलन। हर हाल में बिचौलिए पट्टे हटाए जाते हैं, यानी कि आपके जो मिडिल मैन के टेन्योर होते हैं उनका उन्मूलन होता है। काश्तकारी सुधार होते हैं। भू का वितरण, संपत्ति पर हदबंदी होती है और अतिरिक्त भूमि का चकबंदीकरण होता है। चकबंदी अभी क्या है आगे बताएंगे आपको। भू अभिलेखों का एकत्रीकरण होता है और उनको व्यवस्थित करके रखा जाता है। ठीक है, भूमि सुधार शक्ति संरचना, आर्थिक राजनीतिक दोनों में परिवर्तन करते हैं, क्योंकि भूमि हमेशा से धन आय का स्रोत रही है और भारतीय समाज की जातीय संरचना आपस में गुथे वर्ग का प्रतिबिंब है। मैंने आपको पहले ही दूसरे लेक्चर में बताया था ग्राम विकास में कि भूमि जाति निर्धारण करने का या फिर कह सकते हैं परिवार निर्धारण करने का भी एक महत्वपूर्ण कारक रही है। ठीक है, भारतीय ग्रामों में तो भूमि वास्तविक जोतदारों को सशक्त करती है और राज्य के विकास के लाभों को पाने में सक्षम बनाती है। ठीक है, पारंपरिक व्यवस्था के साथ प्रमुख अलगाव, ठीक है, वो कैसे है
क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व भारत कभी भी एकीकृत शासन के अधीन नहीं था, छोटी छोटी रियासतें थी। और अगर हम बहुत पहले से देखें तो हिंदू काल के अंतिम वर्षों में, अशोक व गुप्त काल व मुगल काल में उत्तर भारत का काफ़ी हिस्सा जो है केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत था। इसके फलस्वरूप भूमि पट्टों की व्यवस्था लगभग एक समान थी, लेकिन बाकी भारत में नॉर्थ इंडिया को छोड़कर अलग अलग शासक थे, उनकी छोटी छोटी रियासतें थीं। तो मुगल काल में पट्टों की व्यवस्था मूलतः रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत भूमि का मालिक सीधे किसान होता था, ठीक है, भूमि का मालिक सीधे किसान होता था। एक यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, मुगल काल में कृषक को अपनी निजी भूमि पर कौन सा अधिकार होता था, ठीक है, मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार कृषक को अपनी निजी भूमि पर होता था। तो कृषक केवल अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर सकता था, ठीक है, उसे गिफ्ट में नहीं दे सकता था, उसे रेहन व दान नहीं दे सकता था, ठीक है, तो केवल अपनी भूमि को रेहन में रखने का अधिकार मुगल काल में कृषक के पास होता था। ये एक छोटी सी बात नोट करने वाली थी। बढ़ते हैं हम लोग आगे। मुगल काल में पट्टों की व्यवस्था मूलतः रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी, जो सबसे पहले जिसकी संकल्पना शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। टोडरमल जो मुगल सम्राट अकबर के वित्त मंत्री थे, उन्होंने भूमि मालगुजारी संकलन में सुधार के लिए औसत पैदावार का 1/3 निश्चित किया, ठीक है, औसत पैदावार का 1/3, और उसको हर 10 वर्षों में रिव्यू किया जाना था, ठीक है, जिसको दहसाला बोलते थे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल शासकों की गिरती हुई ताकत के साथ एक बिचौलिया वर्ग उभरा, ठीक है। जैसे ही औरंगजेब का पतन हुआ था, औरंगजेब के बाद कुछ उत्तर मुगल शासक आए थे, वो काफ़ी वीक थे, तो एक बिचौलिया वर्ग यानी मिडिल मैन का उदय होता है, ठीक है। और इसने जो है अपने आप को शासक और कृषक के मध्य स्थापित किया था। वो मालगुजारी एकत्र करते थे और जिसका 9/10 भाग वे शासक को देते थे और 1/10 भाग स्वयं अपने पास रखते थे। ये हो गया काम मिडिल मैन का। यहीं से मिडिल मैन यानी बिचौलिया वर्ग का उदय होता है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया कि पहले पेशेवर कर वसूलने के लिए मालगुजारी एकत्र करने के बाद में नीलामी के माध्यम से अधिकतम बोली लगाने वाले के माध्यम से कर उगाहने का प्रयास किया। अधिकतम बोली लगाने वाली जो प्रक्रिया थी कि जो अधिकतम बोली लगाता था उसको कर लेने का अधिकार देते थे, उसको बोला जाता था, क्या बोला जाता था? इजरादारी बोला जाता था, ठीक है। इजरादारी असफल हो चुकी थी। 1770 से 1793 के बीच मालगुजारी के लिए किसानों, मालगुजारी मतलब कर एकत्र करना, तो मालगुजारी के लिए जमींदारों के साथ जिनके पास भूमि का स्वामित्व के अधिकार थे के साथ स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट अंग्रेजों ने लागू किया। अंग्रेजों द्वारा मालगुजारी वसूल करने का अपना अधिकार स्थापित किए जाने के बाद भूमि पर सभी अवैध अधिकार वैध बन गए, क्योंकि अंग्रेजों को सिर्फ मतलब था कि कौन कर ला करके देगा। उन्हें मालिकाना हक से कोई लेना देना नहीं था, या फिर किसका शोषण हो रहा है किसका नहीं, उससे उनको नहीं लेना देना था। उनको उनका कर मिल जाना चाहिए था। तो कर लेने के लिए उन्होंने माना कि परमानेंट सेटलमेंट कर देते हैं, जमींदारों को पूरा स्वामित्व दे देते हैं और वो हमको निर्धारित कर ला करके देंगे। काश्तकार कैसे भी अपना करे, काश्तकार से निपटने काम कौन करेगा? परमानेंट सेटलमेंट के तहत जमींदार। इसके बाद और आगे कौन कौन से बंदोबस्त आए? जैसे भूमि की मालगुजारी तय करने के लिए अंग्रेजों ने 1773 में बनारस में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था। बाद में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल स्थायी बंदोबस्त नियमावली जो है आती है, ठीक है। उसके बाद यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश पर लागू हुआ था। पारंपरिक रूप से मालगुजारी वसूलने वालों जिनका स्थानीय स्तर पर काफ़ी अच्छा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कद होता था, उसको भूमि का स्वामी माना गया और मालगुजारी वसूल करने के लिए सरकार का एक प्रतिनिधि माना गया, अंग्रेज सरकार का। भूमि का वास्तविक मालिक जिनका भोग का अधिकार था केवल काश्तकार बन करके रह गए और अपनी इच्छा के बिना कभी भी जमींदार इनको बेदखल कर सकते थे, क्योंकि अंग्रेज लोग इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। जमींदारी व्यवस्था जो स्थायी बंदोबस्त का ही परिणाम थी, इसका कई जगह विरोध हुआ। इसके बाद क्या होता है कि कुछ यहाँ पर कई प्रकार के अलग अलग जो है व्यवस्था आती हैं, ठीक है, बंदोबस्त आते हैं। जैसे मालगुजारी समझौता, जिसमें गांव के प्रधान को मालगुजार के रूप में मान लिया जाता था, वो कर उगाहने का काम करता था। जागीरदारी व्यवस्था में जमींदार के पास भूमि स्वामित्व के अधिकार मतलब वैसे तो थे, ठीक है, भूमि स्वामित्व के अधिकार थे, लेकिन वंशानुगत अधिकार नहीं थे, ठीक है, लेकिन उनके पास मालगुजारी वसूल करने का अधिकार दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है, जिसमें रैयत शब्द, रैयत मतलब काश्तकार, रैयत यानी जो भूमि पर खेती करता है यानी कि काश्तकार, उससे सीधे किराया वसूलने का अधिकार प्राप्त किया था अंग्रेजों ने। उसको सीधे मालिकाना हक दिया था, वंशानुगत अधिकार दिया और सीधे उससे जो है किराया वसूलने लगे डायरेक्टली। कौन? अंग्रेज। किसी भी मध्यस्थ का हस्तक्षेप नहीं होता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है पश्चिमी और दक्षिणी भारत में लागू हुई थी। अंत में महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, जिसमें महाल के अनुसार भूमि का बंटवारा होता था। इसमें भूमि परिवारों के एक समूह की संपत्ति होती थी, जिनको महाल कहा जाता था, ठीक है, परिवारों के एक समूह की संपत्ति जिसको महाल बोलते थे। यहीं से महालवाड़ी का उदय होता है। उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली परिवार होते थे, ठीक है, उन्हीं को जो है कर देने की जिम्मेदारी दे दी जाती थी, जिनको लंबरदार बोलते थे, ठीक है। ये व्यवस्था उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में फैली थी। तो ये बेसिक अंतर है, ये आपको वर्ड बाय वर्ड रटा होना चाहिए कि इनमें अंतर क्या है, जागीरदारी में, रैयतवाड़ी में, महलवाड़ी में। अब इसमें जो मेन अंतर आपको पहचानना है वो ये कि ये कहाँ कहाँ पर लागू हुए थे और किस व्यवस्था के अंतर्गत किसे अधिकार मिला था और कर कौन किसको देता था। बस इतना याद रखना काफ़ी होगा।
उपरोक्त व्यवस्थाओं की एक विशिष्ट विशेषता ये थी कि कृषि उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ था, और इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि रियासत के जमींदार व काश्तकार के बीच बिचौलियों के 4 समूह हो गए थे। वे सभी दलाल थे और कर वसूलते थे और किसी भी तरीके से कृषि प्रक्रिया में रुचि नहीं लेते थे, और प्रत्येक अपने अधीनस्थ से एक निश्चित धन हासिल करता था। मतलब कई सारे हाथों में अगर कमीशन चली गई तो फिर तो काश्तकार क्या उगाएगा और क्या कर देगा, ये व्यवस्था हो गई थी। इस व्यवस्था के फलस्वरूप किसानों में सामाजिक असंतोष बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप चयन समिति की सिफारिश पर एक काश्तकारी अधिनियम जो है 1959 में बंगाल में लागू होता है। पहली बार इस प्रकार से काश्तकारों के कब्जे को परिभाषित करने का प्रयास किया गया था कि ऐसे ही एकदम से मुंह उठाकर अगर कोई काश्तकार नहीं दे पा रहा है जो कह सकते हैं मालगुजारी या फिर कर, तो उसको एकदम से हटा नहीं सकते थे, उसके कब्जे को परिभाषित करने का प्रयास किया गया था। इस अधिनियम ने काश्तकारों के कब्जे को परिभाषित करते हुए कहा कि सभी लोग जो ज़मीन से जो किसी भूमि को लगातार 12 वर्ष से बो जोत रहे हैं, यानी उस पर कृषि कार्य कर रहे हैं, तो उसके मालिक हो जाएंगे। ठीक है, ये कहा गया था बंगाल में काश्तकारी अधिनियम 1959 में। 1959 और 1938 के बीच अंग्रेजों द्वारा शोषण की व्यवस्था हटाने के लिए काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई सारे काश्तकारी अधिनियम आए और रद्द हुए। अब उनके डेट वगैरह आपको देखने चाहिए। जैसे बंगाल भूमि कर आयोग आया था एक 1940, इसकी स्थापना हुई थी, जिसे सामान्यतः हम लोग फ्लॉयड कमीशन बोलते हैं। इसने रिकमेंड किया था कि कृषि अक्षमता जमींदारी व्यवस्था के कारण है, जिसका उन्मूलन होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जमींदारी व्यवस्था में कई सारी खामियां हैं और जो कृषि अक्षमता यानी कि जो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है वो जमींदारी व्यवस्था के कारण है। उन्होंने कहा कि जमींदारी को अबॉलिश कर देना चाहिए, और आगे रिकमेंड किया कि सरकार कर प्राप्त करने वालों की सारी ज़मीनों का अधिग्रहण कर ले, अंग्रेज़ सरकार खुद, ये कहा गया था। अंग्रेज़ कुछ राज्यों में तो सफल हुए, लेकिन कई राज्यों में इसको लागू करने में असफल रहे। उस समय जब अंग्रेज़ों का शासन समाप्त हुआ, जमींदारी और जागीरदारी के क्षेत्रों में बिचौलिया पट्टे और रैयतवाड़ी क्षेत्रों में किराए पर देने से एक ऐसी संरचना उत्पन्न हुई जिसमें अनुत्पादक रुचि वाले समूहों के पास नियंत्रण था। अनुत्पादक रुचि वाले समूह यानी कि जिनका कृषि से कोई लेना देना नहीं था, न कृषि कार्यों में जो है भाग लेते थे, लेकिन हर हाल में कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस उनका था, चाहे रैयतवाड़ी हो। ठीक है, रैयतवाड़ी में फिर से एक बार मतलब रैयत जो है अपनी भूमि जो है लोगों को किराए पर देने लगा था। इस वजह से एक और व्यवस्था यहाँ पर जन्म लेती है कि बिचौलिए यहाँ भी आ गए थे। रैयतवाड़ी में वैसे तो बिचौलियों का महत्व नहीं होता है, लेकिन आ गए थे वो। ठीक, साथ ही कुछ लोगों के हाथों में बढ़ती हुई भूमि और लोगों के हाथों में बढ़ती हुई भूमिहीनता, बेरोजगारी, कर्ज अप्रत्याशित ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे। ठीक है, मतलब जो कह सकते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम था। कुछ लोगों के पास बहुत सारी भूमि थी और किसके पास बिल्कुल भूमि नहीं थी। कृषि भूमि के पट्टों से बेदखल होने में असुरक्षा की भावना ने समस्या को बढ़ाया, और जिसे स्वतंत्र भारत को तुरंत इस समस्या को सॉल्व करना जरूरी था कि काश्तकार जो है बिल्कुल श्योर नहीं थे कि कब उनका जो मतलब ज़मींदार है या फिर जो भी उनका स्वामित्व है जिसका भूमि का, वो उनको कब निकाल दे, ऐसा कोई यहाँ पर निश्चित नहीं था। तो उपरोक्त विवरण का अध्ययन करने के बाद जो है जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सरकार को इंटरफेरेंस यहाँ पर दिखाना पड़ेगा और इनकी स्थिति सुधारने के लिए कड़े कानून बनाने होंगे। तो भूमि सुधार नीति में पहला प्रमुख मील का पत्थर माना जाता है कांग्रेस कृषि समिति 1949 की रिपोर्ट। ठीक है, जो JC कुमारप्पा की अध्यक्षता में बनी थी। यह समिति जागीरदारी बिचौलियों के उन्मूलन के पक्ष में थी और जमींदारों जागीरदारों के नीचे कायम रहने वाले बिचौलियों को हर हाल में इन्होंने हटाने का प्रयास किया था, हटाने का सुझाव दिया था। कुमारप्पा समिति के कुछ सुझाव बहुत ब्रीफ में देख लेते हैं। JC कुमारप्पा समिति के कुछ सुझाव देख लेते हैं। राज्य व खेतों के वास्तविक जोतदारों के बीच बिचौलियों का हर हाल में उन्मूलन किया जाए। ये पहला सुझाव। भूमि को बटाई पर देने पर रोक लगे, केवल विधवा, बच्चों और अपाहिज लोग इसके अपवाद रहेंगे। वो जो खुद खेती नहीं कर सकते अपनी शारीरिक दुर्बलताओं के कारण, वही लोग बटाई पर देंगे और बाकी ना दें। ठीक है, 6 वर्ष लगातार कृषि करने वाले को भूस्वामित्व के अधिकार दे सरकार। ठीक है, भूस्वामी द्वारा स्वयं कृषि करने के नाम पर भूमि वापस लिए जाने पर रोक लगे। मतलब ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा भूमि है तो कल से क्लेम करने लगे कि मैं खेती करता हूँ और जो है सारी भूमि हमारे ही नाम पर रहे। ठीक है, एक पूरी लैंड सीलिंग की लिमिट होनी चाहिए। भूस्वामी द्वारा भूमि को काश्तकारों से वापस लिए जाने की स्थिति में काश्तकारों की स्थिति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उसके बाद उचित करों का निर्धारण हो, यानी कि कोई भी कितना भी टैक्स लगा रहा है किसी पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अलग से केंद्रीय भूमि आयोग के साथ एक स्वतंत्र तंत्र की स्थापना होनी चाहिए जिसके पास भूमि सुधार को तेज गति से लागू करने की सभी शक्तियां हों। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव आवश्यक रूप से विस्तृत सामान्य अभिगम प्रकृति के थे, जिनको राज्य में स्थानीय परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए अपनाना और कार्यान्वित किया जाना था। लेकिन जो वास्तविक रूप से जो सुधार शुरू होते हैं उनको माना जाता है सितंबर 1970 से। यहाँ पर भूमि सुधारों पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, इसमें निर्णय लिया गया कि भूमि संबंधित सभी समस्याओं को केंद्रीय तंत्र को सौंप दिया जाए। तदनुसार
केंद्रीय भूमि सुधार समिति का सृजन होता है केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में। ठीक है, अतिरिक्त भूमि का वितरण और सुधारों के कार्यान्वयन के मुद्दे पर जांच पड़ताल की गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल है 1974 से 79, इसके दस्तावेज ने भूमि सुधारों का मूल्यांकन इन शब्दों में किया था कि बिचौलियों पट्टों के उन्मूलन के नियमों को सख्ती से क्रियान्वित तो किया गया है, लेकिन काश्तकारी सुधारों और भू संपत्तियों के परिसीमन में काफ़ी जो है कमियां रह गई हैं। ठीक है, ये माना गया। ठीक, कि मतलब बिचौलियों को तो हटा दिया लेकिन काश्तकारी सुधार नहीं हुए और भू संपत्तियों का परिसीमन नहीं हो पाया। इसके बाद कृषि पर राष्ट्रीय आयोग आता है कब? 1976 में। इसके बाद नीति और रणनीति पर इन्होंने अपनी रपट यानी कि रिपोर्ट आई थी। ठीक है, इसमें बल दिया कि कृषि पुनर्संरचना के आशानुरूप परिणाम पाने के लिए भूमि सुधारों कार्यक्रमों, भूमि की चकबंदी, सिंचाई, जल निकासी आदि को एकीकृत करना चाहिए और उपयुक्त क्रम में लागू किया जाना चाहिए। 6ठी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि भूमि सुधारों में आशानुरूप प्रगति नीतियों की खामियों की वजह से नहीं हुई है, बल्कि सुधारों के धीमे कार्यान्वयन से और स्वामित्व के अधिकार नहीं दिए जाने की वजह से हुई है। 6ठी और 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि सुधार नीति और इसके यंत्रों को समाहित करते हुए प्रभावशाली कार्यान्वयन करने के लिए कहा गया था। 8वीं योजना में बल दिया कि भूमिहीनता ही ग्रामीण गरीबी का मूल कारण है। ये एक जरूरी बात ध्यान रखिएगा। भूमि सुधारों में 9वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक नीति उपकरण के रूप में भूमि सुधार को लागू किया जाए, ये कहा गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया कि भूमि हदबंदी कानूनों को प्रभावशाली कार्यान्वयन की आवश्यकता है और जिस पर ज़्यादा बल नहीं दिया जा सकता है। तो अभी हाल में आप देखेंगे तो हदबंदी वगैरह काफ़ी अब बंद भी कर दी गई है। ये पहले के जो चीज़ें हुई हैं उनको हमको देखना पड़ेगा। जैसे बिचौलियों पट्टों का उन्मूलन सरकार ने किया, ये कई रिपोर्टों में माना गया। किस प्रकार किया उनको देखते हैं। जैसे वैधानिक प्रयास उत्तर प्रदेश में हुआ था, जमींदारी उन्मूलन में भूमि सुधार अधिनियम आया था 1950 में। ठीक है, इसके साथ शुरू हुआ था। अन्य प्रदेशों में अधिक वैधानिक प्रयास किए गए। भू स्वामित्व की पद्धति परिवर्तन के लिए एक मूल तत्व है क्या? बिचौलिया पट्टों का उन्मूलन। चूँकि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की कृषि आंदोलन के रूप में सराहना हुई थी, इस वजह से मूल तत्वों को जानना जरूरी है। जैसे जमींदारों और जागीरदारों के सभी अधिकारों का उन्मूलन किया गया और आगे जमीन खरीद पर रोक लगाई गई कि अनंत काल तक, अनंत लिमिट तक जो है कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता है पैसे देकर भी। बिचौलिया पट्टों का उन्मूलन किया गया और भूस्वामियों को हर्जाना दिया गया। उसके बाद काश्तकारों की बड़ी आबादी को नगद, वस्तु, सेवा और सभी गैर कानूनी मांगों से मुक्त कराया गया कि कोई भी कर लगा दे रहा है, कोई 100 रुपये में 110 रुपये कर लगा दे रहा है, तो ये सबको मुक्त कराया गया। काश्तकारों के उत्पीड़न को, उनके शोषण करने के लिए जो कार्य किए जा रहे थे उनको हटाया गया। उसके बाद भू अभिलेख बनाए गए और इन सभी क्षेत्रों में सर्वेक्षण किए गए और समझौते किए गए। ठीक, भू संपत्ति के आधार पर व्यक्ति को एक इकाई के रूप में चिन्हित किया गया। ठीक है, अब लैंड सीलिंग यानी हदबंदी पर बात कर लेते हैं। जनवरी 1959 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था और उसमें निर्णय लिया गया कि भू संपत्ति के आकार पर पाबंदी लगाने वाले कृषि कानूनों को सभी राज्यों में 1959 तक हर हाल में लागू कर दिया जाए। मतलब इसमें भू संपत्तियों की हदबंदी में आप यही मान सकते हैं कि भू संपत्ति के आधार पर एक पाबंदी लगाई जाती है कि इससे ज़्यादा कोई व्यक्ति इतनी ज़मीन का मालिक नहीं हो सकता है किसी भी हाल में। तो विचार ये था कि भूमि के स्वामित्व में व्याप्त विषमताएं काफ़ी हद तक कम होंगी अगर ऐसा किया गया। तो ये भी महसूस किया गया कि सामाजिक असमानताएं और शोषण तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हदबंदी नहीं की गई, एक हद नहीं बनाई गई कि कितनी भूमि को अधिग्रहित कर सकता है। ठीक है, हदबंदी की नीति अस्पष्ट थी, इस वजह से इसको बहुत अच्छे तरीके से लागू नहीं किया गया। हालांकि 2 चरणों में लागू किया गया था, इसको देख लेते हैं मोटे तौर पर। ठीक है, अब भूमि हदबंदी जैसे सुनने में आसान लग रहा है वैसा था नहीं, क्योंकि कैसे माना जाए कि कोई व्यक्ति कितनी रखेगा, क्योंकि अलग अलग कानून थे। कैसे माना जाए कि एक व्यक्ति कितनी भूमि रख सकता है या फिर एक परिवार कितनी भूमि जो है अधिग्रहित कर सकता है अपने मालिकाना हक में, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना। और फिर ये जब लोग मतलब ये आपको पता है कि टेंडेंसी लोगों की कि जब भी कोई कानून आता है तो उसको तोड़ने का या फिर उससे बच निकलने का प्रावधान लोग पहले ही निकालने लगते हैं। तो ये हुआ कि लोग एक दूसरे के नाम भूमि हस्तांतरित करने लगे। तो सरकार उस हस्तांतरण को माने या फिर नहीं, ये भी एक मुद्दा था। और किस तारीख से प्रत्येक राज्य में भूमि हस्तांतरण को माना जाए या फिर ना माना जाए। मान लीजिए कि अगर किसी के नाम बहुत ज़्यादा भूमि थी तो वो किसी के भी नाम कर दे रहा था अपने जो भूमि को बचाने के लिए और सरकार की नज़र से बचाने के लिए। ठीक है, तो हस्तांतरण को माना जाए या फिर ना माना जाए, ये भी बहुत मुद्दा था। हस्तांतरण परिवार के सदस्यों के बीच होने लगे थे। भाई को भूमि देने लगा, भतीजा चाचा के नाम करने लगा कि सरकार न जब्त कर ले और वो लिमिट के अंदर रहे। ठीक है, तो
ये विषमताएं थी और इससे निपटने के लिए सरकार को भी सोचना जरूरी था। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय महसूस किया गया कि विधानों के अप्रभावी कार्यान्वयन की वजह से बहुत ही कम भूमि जो है एक्स्ट्रा घोषित की जा चुकी है, जबकि ज़्यादा आनी चाहिए थी। राज्य सरकार ने हदबंदी की, लेकिन जो कुल मिलाकर भूमि सरकार जब्त कर पाई वो बहुत कम थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखा गया। और कई बार ये देखा गया कि भूमि जिनकी अधिग्रहित की कर रही सरकार, उनको मुआवजा देना भी जरूरी समझा गया। और कई बार सरकार के पास मुआवजा देने के लिए उतना धन नहीं होता था। जैसे पश्चिम बंगाल और गुजरात में उदाहरण के लिए बहुत से भूस्वामियों द्वारा मुकदमा किए जाने की वजह से काम रुक गया। ठीक है, जब तक लीगल राइट नहीं बनाया गया, राइट टू प्रॉपर्टी का, तब तक ये समस्याएं रहीं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रशासनिक और वैधानिक अवरोध भी थे। भूस्वामियों द्वारा समर्पित की गई निम्न कोटि की भूमि भी समस्या उत्पन्न कर रही थी कि इतनी सारी जिन लोगों के पास भूमि थी और उन लोगों ने लैंड सीलिंग से बचने के लिए जो उनके पास खराब भूमि थी उनको मतलब कह सकते हैं समर्पित कर दिया सरकार को, अच्छी भूमि रख ली। ठीक है, 1969 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन फिर से आयोजित हुआ और तब ये सामने आया कि तत्कालीन तकनीकी विकासों यानी हरित क्रांति के दौरान सामाजिक आवश्यकताओं के मद्देनज़र हदबंदी का स्तर, हस्तांतरण और रियासत के कानूनों की समीक्षा की जानी चाहिए। नियम का कार्यान्वयन व अतिरिक्त भूमि का भूमिहीन कृषि श्रमिकों को वितरण आवश्यक है, ये माना गया। अब दूसरी अवस्था में ये था कि संशोधित हदबंदी कानून आ चुका था 1972 का। उसके बाद ये कहा गया कि भूमि सुधारों द्वारा जुटाई गई भूमि बहुत कम थी और ज़्यादा आनी चाहिए थी। हदबंदी नियमों की अप्रभाविता, कृषि उत्पादन की अति आवश्यकता भी थी और देश में इसको एक भूमि छीनो आंदोलन का भी नाम दे रही थी सरकार, या मतलब विपक्ष या फिर जो भी विरोध कर रहे थे, इसको कह रहे थे कि सरकार तुम्हारी भूमि छीनने ले रही है। ठीक, तो किसानों में भी असंतोष था, भ्रम फैलाए गए। तो हदबंदी कानून की समीक्षा की गई। केंद्रीय भूमि सुधार आयोग का सृजन 1971 में इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हुआ और भूमि हदबंदी संबंधी कुछ राष्ट्रीय दिशा निर्देश बनाए गए। ठीक है, इनमें से प्रमुख ये है कि सिंचित भूमि के लिए हदबंदी की आधारभूत सीमा पति, पत्नी और छोटे बच्चों सहित 5 व्यक्तियों के परिवार के लिए 2 फसलों के साथ सिंचित भूमि 10 से 18 एकड़ के बीच हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भूमि की उर्वरता और दूसरे कारकों के अनुसार ये भिन्न हो सकती थी। कहीं पर किसी राज्य में 12 हो सकती थी, 11 हो सकती थी, 14, 16, 17, 18 तक हो सकती थी। ठीक है, अन्य भूमियों के लिए इन सब चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक था और अधिकतम सीमा 54 हेक्टेयर हो सकती थी किसी भी हाल में। ठीक है, 54 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं हो सकती थी, यानी एक परिवार 54 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होल्डिंग नहीं कर सकता था। ठीक है, अगर बहुत पहाड़ी इलाकों में है तो। आधुनिक या यांत्रिक आदि फार्मों के लिए सभी रियायतें समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, कि आधुनिक यांत्रिक फार्म आदि के नाम पर कुछ लोग बहुत सारी भूमि लिए हुए थे, उनकी सारी रियायतें समाप्त कर दी गई थी। बागानों के रियायतों के बारे में राज्य सरकार को विचार करना था कि जो चाय, कॉफ़ी, रबर के बागान हैं, अगर उनके पास भूमि है तो राज्य सरकार विचार करे कि उसमें उसको अधिग्रहित करना है कि नहीं। इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन फिर से होता है जुलाई 1972 में और राष्ट्रीय दिशा निर्देश से सभी सहमत हुए थे। राज्यों में नए विधान बनाए गए और लागू किए जा चुके थे और जो भी समस्याएं आ रही थी हदबंदी करने में, उससे संबंधित उचित संशोधन किए गए। अधिकतर हदबंदी कानून भारतीय संविधान की 9वीं सूची में शामिल कर लिए गए, जिससे संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों के कथित उल्लंघन के नाम पर अदालत में किसी भी चुनौती के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई थी। मतलब ये नहीं कि किसी की भूमि ली जा रही है तो उसको चैलेंज कर दे कोर्ट में। इससे बचने के लिए 9वीं अनुसूची में अधिकतर हदबंदी कानून शामिल किए गए थे। ठीक है, संशोधित हदबंदी नियमों में रियायतें कम की गई थी, लेकिन कुछ श्रेणियां जो है हदबंदी से मुक्त रखी गई थी। वो कौन कौन सी थी? जैसे राज्य या केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित कोई भूमि, कोई संस्था जैसे कृषि कॉलेज, विश्वविद्यालय जो शोध और शिक्षा प्रदान करे, उस पर लैंड होल्डिंग की लिमिट 54 हेक्टेयर से ज़्यादा हो सकती थी। औद्योगिक व्यावसायिक निगम द्वारा ली गई भूमि जहाँ पर आवश्यकता हो तो उसको मुक्त किया गया था। चाय, कॉफ़ी, कोको के बागान आदि किसी विशेष उद्देश्य के लिए भूमि अगर हो और तो उसमें 54 हेक्टेयर से ज़्यादा लिमिट हो सकती थी। ठीक, सार्वजनिक प्रकृति की धार्मिक और कल्याणकारी संस्था के कब्जे में कोई ज़मीन अगर थी तो उसको लैंड होल्डिंग से मुक्त रखा गया था। गन्ने के कारखाने की ज़मीन जो केवल शोध और बीज उत्पादन के लिए थी उसको लैंड होल्डिंग की लिमिट से बाहर रखा गया। कर्नाटक में केरल में इलायची, काली मिर्च, रबर के बगीचों को लैंड होल्डिंग लिमिट से मुक्त रखा गया। ठीक है, भूमि सुधारों के मुकदमों को दीवानी अदालतों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था क्योंकि 1990 में भारतीय संविधान ने 9वीं सूची में इन सभी को शामिल कर लिया था। ठीक है, बड़े कृषि क्षेत्रफल को सीधे सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं, अब ये माना जाने लगा था। ठीक है, 8वीं योजना के अंतर्गत 2.30 मिलियन हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त या बेनामी घोषित की गई, जिसमें से 2.09 हेक्टेयर भूमि 5.5 मिलियन लाभार्थियों को वितरित की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है,
तो ये यहाँ पर थोड़ी सी अचीवमेंट मानी जा सकती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की। भू संपत्तियों की चकबंदी में क्या होता है? भू संपत्तियों का छोटे हिस्सों में विभाजन या विखंडन मुख्य कारण वारिसों के मध्य भूमि के विभाजन की पारंपरिक पद्धति थी। जैसे हमने आपको बताया कि हिंदू परिवार में या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हर कोई मालिक होता था, तो जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती जाती थी भूमि के टुकड़े होते जाते थे, क्योंकि सभी को अपनी अपनी भूमि चाहिए होती थी। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या हुई और भूमि के टुकड़े होते गए। तो भूमि की चकबंदी का प्रयास कई हिस्सों में जो है किया गया था सहकारिता आंदोलन के तत्वाधान में। भू संपत्तियों की चकबंदी की आवश्यकता के बारे में 1917 में सोचा गया था। ठीक है, और 1928 में चकबंदी का मामला कृषि के राजकीय आयोग के सुझावों के माध्यम से स्थापित हुआ। भू संपत्तियों की चकबंदी की वैधानिक विकास की प्रक्रिया काफ़ी धीमी थी और 2 चरणों में हुई थी। पहली अवस्था 1920 के बड़ौदा अधिनियम से प्रारंभ होती थी, जिस पर कोई दबाव नहीं दिया गया था, मतलब कोई ऐसे प्रावधान नहीं थे कि चकबंदी करना जरूरी है, इसको ऑप्शनल रखा गया था बड़ौदा अधिनियम में। इसके कार्यान्वयन उपयोग विशुद्ध रूप से ऐच्छिक थे। 1928 में केंद्रीय प्रांत की भू संपत्ति चकबंदी अधिनियम आता है, जो सेंट्रल प्रोविंस था उत्तर प्रदेश के बनने से मतलब आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश, बिहार का कुछ हिस्सा और उत्तराखंड का क्या कहलाता था? सेंट्रल प्रोविंस। तो सेंट्रल प्रोविंस भू संपत्ति चकबंदी अधिनियम आया था 1928 में, याद रखना जरूरी है। ठीक है, और क्रमबद्धता से ये लागू की गई थी चकबंदी व्यवस्था। चकबंदी के लिए बाध्यता की क्रमबद्ध सीमा की केंद्रीय प्रांत चकबंदी कानून 1928 के अंतर्गत लागू किया गया था। मतलब यहाँ से बाध्यता की सीमा लागू होती है केंद्रीय प्रांत चकबंदी कानून 1928 से, कि मतलब चकबंदी करना धीरे धीरे जरूरी हो रहा था, बाध्य हो रहा था सरकार के। चकबंदी की दूसरी व्यवस्था आरंभ होती है 1947 के विघटन पर, मतलब 1947 के मतलब कह सकते हैं जो विभाजन हुआ था उस पर रोक व भू संपत्ति के चकबंदी के बम्बई अधिनियम से, जिसने राज्यों को चकबंदी करने के लिए दबाव का उपयोग करने का प्रावधान उपलब्ध करवाया था। यानी कि अब राज्यों का दखलंदाजी होने लगी थी कि हर हाल में चकबंदी करनी ही होगी भूमि की। तो अलग अलग प्रांतों में जो ये अधिनियम आया था उनकी डेट याद रखिएगा। जैसे बड़ौदा अधिनियम कब आया था? 1920 में, ऐच्छिक था। 1928 में सेंट्रल प्रोविंस के लिए चकबंदी कानून आता है, और फिर बम्बई अधिनियम आता है चकबंदी का 1947 में। बम्बई अधिनियम से दबाव का उपयोग करने का प्रावधान उपलब्ध कराया गया। 10वीं योजना ने स्थिति की समीक्षा की और कहा कि भू संपत्तियों की चकबंदी की प्रगति काफ़ी धीमी रही है। अधिकतर राज्यों ने चकबंदी की गतिविधियों को रोक दिया है। तो 2007 तक चकबंदी बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है। चकबंदी की प्रगति पर कई कारकों की वजह से रुकावट आई है, जिसमें क्या है कि बटाईदारों में काश्तकारों में विस्थापन का भय था। भूमि कई विखंडित हिस्सों में होने का लाभ ये था कि बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के मौके पर खतरे वितरित हो जाएंगे। एक साथ रहेगी तो वो भूमि ज़्यादा प्रभावित होगी इन सब खतरों से। ये भय कि बड़े किसानों को ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि बेहतर श्रेणी की ज़मीन के वो प्रमुख लाभार्थी हो जाएंगे, ये एक भय था लोगों में। भू संपत्ति की चकबंदी से अधिकार के आंकड़ों का पुनर्निर्माण और फिर से उनको बनाने का अवसर मिलेगा, ये देखा गया था। तो चकबंदी के फायदे भी ये थे कि सभी को उनके स्वामित्व के कम से कम आंकड़े मिल जाएंगे। जो लैंड इधर उधर पड़ी है किसी की, वो अच्छे से यूज़ हो पाएगी क्योंकि उसका महत्व बढ़ेगा। ठीक है, उत्पादकता बढ़ेगी वहाँ पर। भू अभिलेखों का संग्रहण और उनको समसामयिक बनाने की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? भू अभिलेखों का आजकल तो आप देख रहे हैं काफ़ी राज्य इस दिशा में बहुत उन्नत तरीके से काम कर रहे हैं। बिहार में डायनेमिक मैप आया है, जो हमने अभी करंट अफेयर में बताया आपको पिछले महीने, लेकिन इसको धीरे धीरे लागू किया जा सका है। भूमि सुधारों के कार्यक्रम प्रभावी होने के लिए भूमि अभिलेख प्रबंधन व्यवस्था बहुत ज़रूरी शर्त है। ठीक है, कि पता तो हो लोगों को कि उनके पास अभिलेख हैं कि नहीं, मतलब उनके अभिलेख उनके पास होने चाहिए। अगर शहर में किसी के पास कोई मकान, कोई जगह होती है तो उसके पास पूरे कागज़ होते हैं उसके, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। कहीं भूमि इधर पड़ी, कभी उधर पड़ी, किसी कागज़ हैं किसी के नहीं, तो उसको नियोजित करना एक महत्वपूर्ण कार्य था सरकार का। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता थी। इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? इसकी शुरुआत मानी जाती है 1987-88 से। उड़ीसा और बिहार में राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए भू अभिलेखों को अद्यतन यानी कि अपडेट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक परियोजना शुरू होती है। 1989-90 में अन्य राज्यों में भी ये लागू हो गई थी कि हर हाल में कह सकते हैं भू अभिलेखों का संग्रहण किया जाए। परियोजना सर्वेक्षण और पुनर्व्यवस्था के कार्यों, राजस्व एवं व्यवस्था कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए, सर्वेक्षण और व्यवस्था कार्यों के आधुनिकीकरण के लिए और सुविधाओं ग्रामीण स्तर पर राजस्व तंत्र को मजबूत करने के लिए धन मुहैया कराती है केंद्र सरकार की तरफ से। मतलब इन सभी कार्यों के लिए सर्वेक्षण, पुनर्व्यवस्था और सर्वेक्षण और व्यवस्था कार्यों और उनका आधुनिकीकरण के लिए कर्मचारी जो इस काम में लगेंगे सर्वे वगैरह करने के लिए, उनका प्रशिक्षण भी सब केंद्र प्रायोजित होगा। अधिकारों के अभिलेख उपलब्ध कराना सूचना समान पद्धति की नहीं थी, मतलब एक ही तरह का सिस्टम नहीं था हर राज्य में भू अभिलेखों से संबंधित सूचना को उपलब्ध कराने का। प्रत्येक राज्य में अधिकार के अभिलेख से आशा की जाती थी कि अधिकार का जो भी अभिलेख हो
अधिकार के अभिलेख कौन कौन से होते हैं वो सब अभी हम आगे बताएंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो हमारे सिलेबस के लिए जरूरी है। लेकिन ये आप समझिए कि उसमें प्रत्येक भूखंड या सर्वेक्षण अंक के बारे में सूचना होगी, जैसे कि भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, उसका मालिक कौन है, भूमि किस तरीके की है, रेजिडेंशियल है कि कृषक भूमि है, ठीक है, और उसके लिए कौन कैसा भू राजस्व लगता है। जमींदारी क्षेत्रों में जमींदार के काश्तकारों के अधिकार में भूमि के बारे में सूचना उपलब्ध रहेगी। ये सब अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। किसान आंदोलन में हमने देखा था कि कैसे अधिकारों के उचित अभिलेख जो है अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण ऑपरेशन बर्गा कार्यक्रम जो है इसके लिए रुकावट बनी थी। ऑपरेशन बर्गा जो है लागू नहीं हो पाया था या फिर कार्यान्वित नहीं हो पाया था क्योंकि अधिकारों के उचित अभिलेखों की अनुपलब्धता थी। ऑपरेशन बर्गा के बारे में ध्यान रखिए कि वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया था 1978 में। इसमें मांग की गई थी कि जो मतलब कह सकते हैं जमींदार हैं उनका शेयर जो है 1 रहेगा और काश्तकार का 3 रहेगा, और इसमें परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो उपलब्ध करवाए जाएँ शेयर क्रॉपर्स यानी कि काश्तकारों का हिस्सा 3 रहेगा, जमींदार भूस्वामी का हिस्सा 1 रहेगा, और इसके लिए समुचित भूलेख उपलब्ध करवाए जाएँ। लेकिन जब अभिलेख ही उपलब्ध नहीं थे तो उसमें काश्तकारों को कैसे शामिल किया जाए, ठीक है, ये समस्या थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि समग्र भूमि अधिकार के आंकड़ों का अभाव भूमि के छिपाए जाने का प्रमुख कारण है, कि जब सरकार के पास ये आंकड़े नहीं अपडेट है तो कोई भी अपने नाम पर भूमि कर लेता था या फिर दूसरे के नाम कर देता था और भूमि छुपा भी लेते थे लोग, ठीक है। भूमि राजस्व प्रशासन पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक समिति बनाई गई थी, उसने एक रिपोर्ट बनाई थी 1995 में। विभिन्न राज्यों में भूमि अभिलेखों की अस्त व्यस्त व्यवस्था में सुधार और समानता लाने के लिए पहला व्यवस्थित प्रयास हम मान सकते हैं किया गया था 1995 में। सिफारिश की गई थी कि भूमि प्रशासन को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया जाए, राजस्व प्रशासन का नाम बदल करके भूमि प्रशासन विभाग कर दिया जाए, भूमि अभिलेखों के बेहतर रखरखाव के लिए उप सचिव और तहसीलदारों के कार्यालयों को सम्मिलित कर देना चाहिए, जो कि आज बिल्कुल लागू हो चुका है। भूमि अभिलेख जो है आपको तहसील में मिल जाते हैं सब, और अब तो खैर ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1999 में भूमि प्रशासन में समानता लाने के लिए भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण करने के लिए एक दूरदृष्टि अभिलेख लाया था। मतलब 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय एक विजन डॉक्यूमेंट लाया था जिसमें कहा गया था कि भूमि अभिलेखों का कंप्यूटराइजेशन करना चाहिए, ठीक है, डिजिटलाइजेशन करना चाहिए। तो केंद्रीय आंकड़ों के क्षेत्र की पहचान के लिए भूमि सूचना व्यवस्था के स्तरीकरण की बात करी गई थी। कुल मिलाकर मतलब अभिलेख जो है उनका केंद्रीय मतलब कह सकते हैं इंटीग्रेटेड पूरा सिस्टम बनाया जाए, ये कहा गया था 1999 में। हरित क्रांति पर ये जो बॉक्स है ये हमने इसमें लिखा है, लेकिन अब काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में जानते हैं और इसको हम पहले ही सारी चीज़ें बता चुके हैं। इसको क्रमबद्ध तरीके से कहानी के तौर पर बताया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं पेड ग्रुप वाले, एक बार आप पढ़िए इसको, ठीक है। बाकी सब चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कृषि विस्तार सेवाओं के बारे में बात कर लेते हैं। विस्तार का लक्ष्य होता है समानता के साथ वृद्धि करना, ठीक है। छोटे किसानों को बड़े किसानों जितना ही शैक्षणिक, तकनीकी, सेवा संबंधी जरूरतों और हितों को प्रदान करना। कभी कभी त्वरित परिणामों के लिए बड़े किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की भी मानसिकता होती है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन में देखा गया था कि जहाँ से प्रोडक्शन मैक्सिमम हो सकता है उन्हीं पर फोकस किया जाएगा, जैसे कि बड़े किसान, लेकिन धीरे धीरे विस्तार करने की ज़रूरत होगी। तो विस्तार कैसे किया गया, कृषि विस्तार कैसे किया जा सकता है कि किसानों को कृषि की नई पद्धति के बारे में शिक्षित किया जाए, छोटे किसानों को और कह सकते हैं सीमांत किसानों को कृषि व मांस के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनको तकनीक प्रदान की जाए और सूचना और कौशल प्रदान किए जाए। शोध संस्थानों द्वारा विकसित तकनीक का कृषि क्षेत्र में प्रयोग करने के पश्चात उसकी गुणवत्ता की जानकारी दी। इसके बाद सेवाओं, आपूर्तियों, ऋण, विपणन को प्राप्त करने में किसानों की सहायता की जाए। भूमि व जल जैसे संसाधनों को विकसित करने में उनकी सहायता की जाए। भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि विस्तार कैसे होता है, तो सबसे पहला कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम का ही नाम आता है। इसके बाद आपको पता है कि कृषक विकास एजेंसी आई थी, सीमांत कृषक विकास एजेंसी, और बाकी IADP आया था, यानी कि सघन कृषि जिला परियोजना। फिर उसके बाद समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम आता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आती है। ये सब आप कृषि विस्तार सेवाएं ही मान सकते हैं, यहाँ पर छोटे और मझले किसानों को भी फोकस किया गया था, बड़े किसानों के अलावा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद कई सारे कार्यक्रम 1970s में आते हैं, जैसे कि छोटे किसानों का विकास कार्यक्रम, सीमांत किसान व कृषक श्रमिक विकास कार्यक्रम, सूखा प्रभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सबके बारे में आप बात कर चुके हैं, बस हम यहाँ पर उसको समेकित कर रहे हैं, ठीक है। अब विस्तार की T&V सिस्टम आती है। T&V सिस्टम हमें ये कब आया था, 1974 में विश्व बैंक की सहायता के साथ ये लागू किया गया था। ये कृषि क्षेत्र में विस्तार के लिए प्रशिक्षण और निरीक्षण व्यवस्था थी।
टीएनवी सिस्टम को अधीनस्थ क्षेत्र विकास परियोजना के 3 अवयवों के रूप में राजस्थान और मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। तो टीएनवी सिस्टम कहाँ कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इसे पश्चिम बंगाल मतलब मध्य प्रदेश के बाद इसे पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में लागू किया गया और फिर धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में फैल गए। टीएनवी सिस्टम की परिकल्पना किसने की थी? डेनियल बेनोर ने, जो इजराइल के विस्तार विशेषज्ञ थे, और पहला प्रयोग तुर्की के सेहान सिंचाई परियोजना में इसका हुआ था टीएनवी सिस्टम का। टीएनवी सिस्टम की मूल विशेषता ग्राम विस्तार, श्रमिकों का सेवा के दौरान प्रशिक्षण और किसानों के खेतों का नियोजन कार्यक्रम के अनुसार निरीक्षण का व्यवस्थित कार्यक्रम था। ग्राम विस्तार कार्यकर्ताओं को पखवाड़े में एक विशिष्ट कृषि पद्धति का परीक्षण दिया जाता था और आगामी सप्ताह में फार्म की गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता था। यहाँ पर महत्वपूर्ण फसलों व कृषि अभ्यासों पर प्रयासों की अधिकता थी, मतलब प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस किया जाता था कि जो भी चीज़ सीखें लोग प्रशिक्षण में उसको अपने फार्म में अपनाएं भी। ठीक, कृषि विस्तार कर्मचारी पखवाड़े में एक बार निश्चित समय पर किसानों के यहाँ दौरा करते थे और उन्हें सब चीज़ें सिखाते थे। 1960 के बाद ये जो कृषि विस्तार का कार्यक्रम है ये कौन कौन कर रहा है? जैसे भारत में आईकार कर रही है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कर रही है, कई सारे हमारे कृषि संबंधी संस्थान है वो कर रहे हैं इसको। सभी राज्यों में कृषि विभाग का एक मुखिया कृषि निदेशक होता है जो राज्य में कृषि उत्पादन से संबंधित सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। कृषि उत्पादन आयुक्त राज्य में कृषि उत्पादन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में संगठनों की गतिविधियों में समन्वय का कार्य करता है। 1960 तक कृषि का विभाग केवल विस्तार के लिए उत्तरदायी नहीं था बल्कि कृषि संबंधी शिक्षा और शोध के लिए भी जिम्मेदार था। हालांकि बाद में कृषि शोध व शिक्षा को कृषि विश्वविद्यालयों को दे दिया गया था। कार्य की अधिकता और विशेषज्ञों के बढ़ने की वजह से कृषि विभाग को कई सारे विभागों और निदेशालयों में बांटा गया था 1960 के बाद। जैसे बागवानी, कृषि इंजीनियरिंग, तिलहन, दलहन निदेशालय सब अलग अलग हो गए थे। ठीक, इसके बाद ग्राम विकास शोध योजना प्रबंधन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी गांवों की। ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन 1979 में हुआ था। 1982 तक ये ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय के रूप में जाना जाता था। 1982 में इसका नाम बदल करके ग्राम विकास मंत्रालय किया गया। ये सब वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जनवरी 1985 में कृषि एवं ग्राम विकास मंत्रालय के अधीन ग्राम विकास विभाग बन गया। सितंबर 1985 में इस मंत्रालय का नाम एक बार फिर बदल दिया गया और कृषि मंत्रालय रखा गया और अलग ग्राम विकास विभाग रखा गया इसमें एक। मार्च 1995 में इसका नाम बदल करके कृषि क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय रख दिया गया और फिर अप्रैल 1999 से फिर से इसे ग्राम विकास मंत्रालय कहा जा रहा है। फिलहाल क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। ठीक है, 2002-2003 में ये ढांचा था। ठीक है, ग्राम विकास विभाग होता था, इसमें प्रशासनिक और पंचायती राज प्रभाग होता था, गरीबी उन्मूलन प्रभाग होता था, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना प्रभाग होता था, श्रम संयोजन प्रभाग होता था, भूमि संसाधन प्रभाग होता था, वित्त होता था और अनुवीक्षण होता था। ठीक है, और इसका दूसरा हिस्सा होता था पेयजल आपूर्ति विभाग। पेयजल आपूर्ति प्रभाग होता था, ग्रामीण स्वच्छता प्रभाग होता था। हालांकि अब जो स्वच्छता प्रभाग है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत है। उपर्युक्त प्रत्येक प्रभाग का एक संयुक्त सचिव स्तर पर अधिकारी होता था और अन्य प्रशासनिक तकनीकी कर्मचारी होते थे। ग्राम विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी होती थी कार्यक्रमों का अनुवीक्षण यानी कि निगरानी। ठीक है, धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, समन्वय, निर्देशन, योजना बनाना, नीति बनाना। 4 व्यापक श्रेणियों में हम बांट सकते हैं इसके कार्यों को। ग्राम विकास मंत्रालय क्या क्या कार्य करता है? स्वरोजगार कार्यक्रम, मजदूरी रोजगार कार्यक्रम उपलब्ध करवाना, क्षेत्र विकास कार्यक्रम और बुनियादी आवश्यकता कार्यक्रम। ठीक है, ग्राम विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संस्थाएं होती थी, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एक ऑटोनोमस संस्था होती थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हैदराबाद में। अभी हम इसको टेबुलर फॉर्म में भी सब दिखाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष की स्थापना 1984 में हुई थी। ठीक है, इसका मूल्य उद्देश्य ग्राम विकास परियोजनाओं के लिए दान जुटाना था। यह संस्था दानदाताओं को टैक्स में छूट देकर उन्हें दान करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। जहां तक संभव होता था इस कोष में प्राप्त धन उन परियोजनाओं में लगाया जाता था जिनकी पहचान मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार दानदाता करता था। ये आपको ध्यान रखना है कि ग्राम विकास मंत्रालय केवल अकेला मंत्रालय नहीं जो सारे ग्राम विकास कार्यक्रमों को लागू करता है। कई कार्यक्रम जैसे महिला और बच्चों के लिए भी आते हैं, अगर उनको ग्रामों में लागू किया जाना है तो समन्वय बनाता है ये मंत्रालय अन्य मंत्रालयों से। ठीक है, इसके बाद राज्य स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था कैसे होती है? सीधी जिम्मेदारी राज्य की होती है क्योंकि एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट एक स्टेट सब्जेक्ट है। जिला स्तर पर व्यवस्था कैसी होती है? भारत में प्रशासनिक इकाई जैसे जिला है तो कलेक्टर होता है। जिला स्तर पर राजस्व और विकास का एक काम एक ही पदाधिकारी को दिया गया था पहले। ठीक है, इस समय कैसी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में अभी आगे हम पूरा बताएंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब लागू किया गया था तो जिला कलेक्टर को ही समुदाय विकास प्रशासन का प्रमुख बनाया गया था। कलेक्टर ही जिले की योजनाओं को समन्वित करता था और जिला योजना समिति की भी अध्यक्षता करता था। तो समिति में सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होते थे जिनकी सहायता एक जिला योजना अधिकारी करता था। खंड स्तर पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये किसके अंतर्गत होती थी? बीडीओ के अंतर्गत यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के अंतर्गत। फिर
1957 में बलवंत राय मेहता समिति का सृजन होता है राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की समीक्षा करने के लिए। इस दल ने रिकमेंडेशन किया था कि ऊपर जिला स्तर पर और नीचे ग्राम स्तर को लेते हुए परस्पर त्रिस्तरीय ढांचे की बुनियादी इकाई तक जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। ठीक। खंड स्तर पर विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बीडीओ की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों की बैठक में पाक्षिक आधार पर होती थी 15 दिन में। ठीक है। खंड के सभी कार्यकलापों की समीक्षा उसके द्वारा यानी बीडीओ के द्वारा और प्रधान की अध्यक्षता में पंचायत समिति की आम समिति की तिमाही बैठक में होती थी। बीडीओ सदस्य सचिव की हैसियत से उपस्थित रहते थे। ठीक है, इस पंचायत समिति में। फिर उसके बाद जिला स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी होती थी उसके प्रतिनिधि, कृषि अधिकारी, क्षेत्र का तहसीलदार, अन्य विकास विभागों के खंड स्तर के अधिकारी और कर्मचारी भाग लेते थे। ऋण यानी क्रेडिट आपूर्ति और समन्वय की समीक्षा के लिए खंड स्तरीय समन्वय समिति होती थी और एक नियत तारीख पर महीने में एक बार इनकी बैठक होती थी। पंचायत समिति का प्रधान इसका अध्यक्ष होता था, इस क्रेडिट आपूर्ति और समन्वय समिति का भी। फिर जब टोटल आपका डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो प्रशासन सहित विकास संबंधी गतिविधियां पंचायत समितियों के हाथ में आ जाने के कारण पंचायत समितियों का महत्व विकास प्रक्रिया में बढ़ गया। ये समितियां दक्षतापूर्वक काम कर सकें, इस वजह से प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में निर्वाचित सदस्यों की प्रबंध क्षमता को सुधार करने के लिए कई सारे कार्यक्रम फिर आते हैं। फिर अंत में तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ही मिल जाता है पंचायती राज को। जिला ग्राम विकास एजेंसी कैसी होती थी? जिला ग्राम विकास एजेंसी में अध्यक्ष कलेक्टर, फिर उपायुक्त और फिर जिला मजिस्ट्रेट होता था। मतलब ये अगर आपसे पूछ लें कि जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी होती थी उसकी अध्यक्षता कौन करता था, तो कलेक्टर या तो उपायुक्त या फिर जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है छठी पंचवर्षीय योजना से अस्तित्व में आती है, जब सभी खंडों में ये आपके इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये चल रहे थे। ठीक है। ये कुछ एजेंसी के कार्य दिए हुए हैं, लेकिन अब आपको याद रखने की उतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अब स्कीम्स पर फोकस करना है। और डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी में कलेक्टर के अलावा कौन कौन होते थे उनके नाम दिए हुए हैं, ये भी आप एक बार देख सकते हैं। अध्यक्षता कौन करता है जरूर ध्यान रखिएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जब मिल गया 1992 में, तो जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आए। जिला, खंड और गांव के स्तर पर विद्यमान वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था का आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि संशोधन के बाद मूल विचार पंचायती राज व्यवस्थाओं को तीनों स्तरों पर अधिकार और संसाधन के हस्तांतरण करने से है, जो कि पहले नहीं था उतना डायरेक्ट। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के नियोजन और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपने के माध्यम से धीरे धीरे आकार ले रहा है। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्थाओं या पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार देने के लिए ग्राम विकास मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए हैं, जैसे वरिष्ठता और स्तर में जिला कलेक्टर के समकक्ष किसी अधिकारी की समस्तरीय समन्वय के लिए जिला परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी के रूप में नियुक्ति आवश्यक हो सकती है। पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सौंपने के लिए जुलाई 2001 में पंचायती राज मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था और इसमें एक आदर्श कार्य बल पर बल दिया गया था। इस कार्य बल का उद्देश्य था कि संविधान की 11वीं अनुसूची में सभी 29 विषय हैं उनका विश्लेषण करना और उनके अंतर्गत जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको पंचायत के तीनों स्तर पर लागू करना और सभी को उनके काम बांट देना। ठीक। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को लागू करने का सुझाव, वितरण तंत्र को तर्कसंगत बनाना और 29 विषयों से संबंधित सभी जो हस्तांतरण के घटक हैं, जैसे कि कोष कार्यकर्ता यानी कि वित्त कहाँ से आएगा और कार्य क्या है और इस कार्य को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तीनों के बीच जो है सही से समन्वय स्थापित करना लक्ष्य था। ग्राम विकास की समान उद्देश्यों वाली विभिन्न एजेंसियों को सुचारू रूप से एकीकृत किया गया और जिला ग्राम विकास एजेंसियों को जिला परिषद के साथ जोड़ दिया गया। तो अगर हमसे पूछे कि जिला ग्राम विकास एजेंसियों को जिला परिषद के साथ कब जोड़ा गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जब मिला था पंचायती राज को 1992 के बाद, तब जोड़ा गया था। ठीक।